खबरों के साथ। यूपी की जनता का इंतजार आज खत्म हो गया है। सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश को मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा विकास और नारी विरोधी है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोधी चेहरा देखा है। इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, हमारे ये युवा मुद्रा योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं को उसकी ताकत से खुद भी नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। राज्य की करीब 142 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे फेज की तरह पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग जो है वो देखने को मिली। बताना चाहेंगे कि बीजेपी पहले से ही बंगाल में जीत के दावे कर रही थी, तो वहीं दोनों चरणों की वोटिंग के बाद अब ये दावे और मजबूत हो गए हैं। नेताओं समेत पार्टी उम्मीदवार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की बात कह रही है। साथ ही बंगाल में पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि टीएमसी अब अतीत हो गई है। बंगाल की कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनुपम बिस्वास का कहना है कि यहां से 100% जीत होगी। बीजेपी 185 सीटें जीत रही है, टीएमसी अब अतीत हो गई है। तो वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार के विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के पक्ष में नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है। वंशवाद, जिहादी मानसिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आज लामबंद है। पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार के विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रही है। वंशवाद, जिहादी मानसिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आज लामबद्ध है और निश्चित रूप से जनता का जवाब है बाय बाय ममता। और अब चाहिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार। तो ममता दीदी भी नहीं जीत पाई थी तो छोड़ दिया था क्या उसने राजनीति? इसका मतलब डेरेक ओब्रायन ममता दीदी को तंज कस रहे हैं। ममता दीदी तो खुदे चुनाव हार गई, फिर भी जाके सीएम बन गई। उस दिन डेरेक ओब्रायन थे ना पार्टी में। और रही बात डेरेक ओब्रायन जी और सभी जान लें कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति पश्चिम बंगाल का ऐसा विश्वास भर चुका है जिसका एग्जाम्पल ये भारी संख्या में हो रहा मतदान है। और 4 मई को रिजल्ट का करिए इंतजार। 1 बजे तक 61% वोट दर्शाता है कि कैसे स्वच्छता से फ्री एंड फेयर वोटिंग हुई है, कैसे इलेक्शन कमीशन के अलग अलग कदम के कारण फियरलेस शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में लोग वोट देने के लिए जा पाए। निश्चित रूप में ममता बनर्जी जी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं देश की राजधानी दिल्ली को आज अपना नया मेयर मिल गया है। दिल्ली नगर निगम में आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 3 रिक्त पदों के लिए वोटिंग हुई। सिविक सेंटर में एमसीडी हाउस की बैठक के बाद दिल्ली के नए महापौर का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रवेश वाही ने जीत दर्ज की है। वाही को 165 में से 156 वोट मिले। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए दिल्ली एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि दोनों में से
सीट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना बन रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव से खुद को अलग कर लिया था और दोनों पदों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। तो वहीं महापौर और उप महापौर पदों के अलावा आज स्थायी समिति के 3 खाली पदों के लिए भी चुनाव हुए। देखो, हम पूर्ण तौर पर तैयार हैं। अभी 1 साल का समय है। पार्टी ने एक सीनियर कार्यकर्ता जो पिछली 3 बार के पार्षद भी रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जिनका जुड़ाव है जनता के साथ, आज वो हमारे कैंडिडेट भी हैं और आज वो हमारे महापौर भी बनकर आएंगे। और मेरा मानना ये है कि जो काम हमारे चल रहे हैं उसके काम को गति देने के लिए इनसे बढ़िया मेरे हिसाब से कोई हमारे पास और कोई कैंडिडेट नहीं है। तो हमारा रोड मैप बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हमें दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। गली से लेके, सड़क से लेके, नदी से लेके, पर्यावरण से लेके, प्रदूषण से लेके, प्रदूषण के कमी के मामले में भी ये बेहतर होना चाहिए। और ये सारा कुछ हमारा 5 साल का टारगेट है 2025 से 2030 तक, और उसमें हम करके देंगे। मेयर का चुनाव आज बहुत सारे आम आदमी पार्टी और दूसरे जो पार्षद थे वो भी भाजपा को सपोर्ट करने भाजपा की तरफ आ गए। तो ये तभी होता है जब आपकी नीयत और नीति दोनों ठीक हो। देखिए, दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी बहुत ज़रूरी है। आज सच ये है कि पूरी दिल्ली में 10 साल में आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रही तो उन्होंने बुरा हाल कर रखा था। तो अभी एमसीडी, दिल्ली सरकार, सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कैंडिडेट ही अपना नहीं उतारा। ये किस तरीके की राजनीति है? ये क्या है? ये तो उस तरीके की चाइल्डिश हरकत है कि जैसे बच्चे नहीं होते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें पता है कि 0 पे आउट हो जाएंगे तो बैट और बॉल लेके भाग जाते हैं। तो ये इस तरीके की बचकानी हरकतों को अरविंद केजरीवाल जी को नहीं करना चाहिए। उन्हें डेमोक्रेसी में विश्वास रखना चाहिए। इलेक्शन है अपना, हमने पता है कि वो हारेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन तो लड़ना चाहिए। इससे पार्टी का मनोबल खराब होता है। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इक्वाडोर के विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, कृषि और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे खास क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि इक्वाडोर के विदेश मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड रोसेरो आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। गैब्रिएला का भारत का ये पहला आधिकारिक दौरा है, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर भी करीबी सहयोग करेंगे। तो वहीं से पहले विदेश मंत्री सोमरफेल्ड राजघाट पे गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव जीतने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और हर सवाल के जवाब में बीजेपी सरकार समेत उनके नेताओं पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कई घटनाएं सरकार छिपा रही है। कई घटनाओं के बारे में हम लोगों को बाद में जानकारी मिलती है। पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो, लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है। उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया और पोस्टमार्टम कर करके उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हो आपको।
तो वहीं देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है। 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में 3 दिनों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक का आज दूसरा दिन रहा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, क्यों फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, महंगाई भत्ता मर्ज होगा या फिर नहीं, जैसे तमाम मांगों पर बात हो रही है। बता दें आपको कि इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, जिसे 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी और इसी के मद्देनजर आयोग ने जमीनी स्तर पर काम तेज कर दिया है और एक के बाद एक राज्यों के साथ बैठक कर रहा है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन की मांगों पर विस्तार से चर्चा कर रहा है, जिसे लेकर मंगलवार से दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इससे पहले उत्तराखंड में 8वें पे कमीशन को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। 30 अप्रैल तक दिल्ली में इसकी बैठक चलेगी और इसके बाद मई महीने में आयोग की टीम पुणे और महाराष्ट्र के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उनका फीडबैक लेगी। जानकारी के मुताबिक 8वां वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी के साथ ही कई भत्तों की भी समीक्षा कर रहा है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य सेवा शर्तें शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही बेसिक पे को भी बढ़ाने की मांग है। आयोग ने मिनिमम बेसिक पे को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और तेज धूप की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश में आज अचानक मौसम बदल गया। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, मथुरा, बरेली, प्रतापगढ़ समेत 20 से ज्यादा शहरों में तेज आंधी के बाद बारिश हुई। इसके साथ ही 9 जिले ओले भी वहां पर गिरते नजर आए। राजधानी लखनऊ में अंधेरा छा गया। इस बीच कई जिलों में कुछ घटनाएं भी हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बने टोल प्लाजा की छत उड़ गई। सुल्तानपुर में बिजली गिरने से खेत में आग लग गई। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं की वजह से मौसम में बदलाव हुआ। ऐसे लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और ब्रजक्षेत्र के 58 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। इससे पहले मंगलवार को 15 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। बांदा के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। इसके बावजूद 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा शहर यूपी में सबसे गर्म शहर रहा। 27 अप्रैल को बांदा में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अप्रैल महीने में छठी बार प्रदेश में बांदा सबसे गर्म रहा था।